नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और संक्रमण की दर भी नीचे आ रही है। ऐसे में लंबे समय से कोरोना की वजह से तमाम सावधानियां बरत रहे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या त्योहारों के इस मौसम में भी सावधानियां बरतना जरूरी है या फिर सब कुछ भूलकर त्योहारों का मजा लिया जा सकता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर अनंत मोहन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे देश में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, कोरोना के मामले भी अब कम हैं। अब ऐसे में त्योहारों का जो ये मौसम है, इसमें मास्क पहनना या दूसरी सावधानियां बरतना कितना जरूरी है? जी हाँ, ये सही बात है कि देश भर में देखें तो केसेस धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी अच्छी रफ्तार से चल रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि केसेस कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए और कुछ जगहों पे केसेस थोड़े से बढ़ भी रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें अभी लगातार साउथ साउथ इंडिया में जैसे केरला में आप देख रहे हैं, अभी भी केसेस हो ही रहे हैं, हालाँकि धीरे-धीरे उनमें कमी आ रही है। कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे कभी कम हो जाता है, फिर एकदम से सर्ज ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए अभी भी कोई केसेस ख़त्म नहीं हुए, कम ज़रूर हुए, दिल्ली में भी कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। हर रोज़ यहाँ पे 30-40 केस आ ही रहे हैं रेगुलरली। और ये भी देखना चाहिए कि ट्रैवल भी पूरी तरह काफ़ी हद तक खुल गया है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा मिक्स भी कर रहे हैं। तो अभी खतरा टला बिल्कुल भी नहीं है, ये मैसेज हम बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे कि खतरा टल गया, वैक्सीनेशन हो रहा है, वो ज़रूर एक अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखिए कि वैक्सीनेशन अभी भी 25 टू 30% लोगों को ही पूरी तरह लगा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है, तो पूरा करने में अभी भी कई महीने लगेंगे। अभी फुली वैक्सीनेटेड लोग मुश्किल से 25-26% ही हैं, हालाँकि 1 डोज़ और कइयों को लगी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 1 डोज़ के बाद, सिर्फ़ 1 डोज़ के बाद प्रोटेक्शन लेवल वो लेवल का नहीं रहता। फुल वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, तो इसलिए टाइम लगेगा। इसीलिए अभी हमको बिल्कुल भी सावधानी से नीचे नहीं उतरना, मास्क पहनना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़-भाड़ वाली जगहों में ना जाना, ये बिल्कुल हमको बहुत केयरफुली अभी इसको हमको पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा सके कि ये एंडेमिक स्टेज क्या होती है और क्या अभी इस बारे में कुछ कुछ कहा जा सकता है कि ये जो बीमारी है इसको एंडेमिक स्टेज तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, एंडेमिक स्टेज वो स्थिति होती है जब एक कम्युनिटी में या एक कंट्री में ज़्यादातर लोगों को या तो उस बीमारी से किसी तरह से प्रोटेक्शन मिल चुकी हो, या तो पहले से इन्फेक्शन हो चुका हो तो एंटीबॉडीज़ बन गई, या उन्होंने ऊपर से वैक्सीनेशन ले लिया तो उससे एंटीबॉडीज़ बन गई। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों पीपल में एंटीबॉडीज़ बन गई, प्रोटेक्शन हो गया, तब ऊपर से किसी और को अगर इन्फेक्शन हो भी जाए, कम से कम वो अपने चारों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और ऐसे करके एक के बाद एक एक्सपोनेंशियली लोगों को इन्फेक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि बाकी कई लोग, ज़्यादातर लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए होता ये है कि एंडेमिक स्टेज में कुछ-कुछ केसेस इधर-उधर होते रहते हैं, बीच-बीच में होते रहते हैं, बट वो मल्टीप्लाई करके एपिडेमिक या पैंडेमिक स्टेज तक नहीं जा पाते। वो थोड़े दिन के बाद अपने आप एक नेचुरल डेथ डाई करके खत्म हो जाते हैं। ये स्टेज आने में तभी होता है जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में वो एंटीबॉडीज़ और प्रोटेक्शन बन गई हैं। अब ये कब होगा, ये तो डिपेंड करता है, वैक्सीनेशन पे डिपेंड करता है, उस कंट्री या उस डिस्ट्रिक्ट में, या अगर स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में भी कितना इन्फेक्शन हो चुका है पहले से ही, तो वो कितने लोग प्रोटेक्टेड हैं, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंडेमिक होगा कि नहीं। अभी होगा भी कि नहीं ये श्योर नहीं है, हो सकता है हो, जैसे सीजनल फ्लू, इससे पहले हमारा H1N1 होता था, अब उसके कुछ-कुछ केस दिखाई देते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जाते। सिमिलरली हो सकता है इसमें, हो सकता है खत्म ही हो जाए, ये भी हो सकता है। तो उम्मीद तो यही करेंगे जी। पूरी तरह खत्म हो, और अगर वो नहीं हो सकता तो नेक्स्ट बेस्ट यही है कि कुछ-कुछ केसेस हो रहे हैं, सेल्फ लिमिटिंग हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा चारों तरफ लोगों में नहीं फैल रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो फेफड़ों को ही होता है। तो क्या यही वजह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई कई महीनों के बाद भी लोगों को फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे
सांस फूलना, थकान, इस तरह की दिक्कतें अभी भी लोगों को महसूस हो रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। और अ, हालाँकि होता तो सबसे कॉमनली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, लेकिन अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी फेफड़ों के अंदर चला गया, तो ज़्यादा दिक्कत आती है। हालाँकि उसमें भी जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो ठीक हो जाते हैं अगर ऑक्सीजन देकर या बिना ऑक्सीजन के भी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे माइनर लेवल के ऐसे लोग हैं, छोटा परसेंटेज है, जिसमें आगे जाके कुछ हफ्तों तक और कुछ-कुछ परसेंटेज में कई महीनों तक भी प्रॉब्लम रहती है। उनको साँस फूलना उस लेवल तक ठीक नहीं होता या परसिस्ट करता है या कभी-कभी बढ़ भी जाता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा-सा भी काम करो, थोड़ा-सा चलो, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाता है, वीकनेस आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम भी देख रहे हैं, हालाँकि इनका नंबर कम है लेकिन डेफ़िनेटली है। और क्योंकि कोरोना इतने करोड़ों लोगों में हुआ, ये छोटा नंबर भी अगर हो तो एब्सोल्यूट नंबर्स में काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। और अल्टीमेटली फिर इन लोगों के लिए दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे है नहीं, ऑक्सीजन देना पड़ता है या इनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ या और तरीके के इलाज देके हम ये उम्मीद करते हैं कि धीरे-धीरे आगे ये इम्प्रूव हो जाए। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, उनके जब फेफड़ों में इन्फेक्शन फैला तो काफ़ी हद तक फेफड़े जो हैं वो डैमेज हो गए। अब ऐसे में जिनके फेफड़े एक बार डैमेज हो जाते हैं, क्या उनको फिर से दोबारा से ठीक करना मुमकिन होता है या फिर उसी तरह से उन्हें आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी होती है? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि कितना सीरियस इन्फेक्शन था, कितना ज़्यादा फैला, लंग्स और फेफड़ों को के कितने हिस्सों में उसने अफ़ेक्ट किया और जो पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हुआ, उनकी खुद की इम्यूनिटी कितनी थी, कितना वो उसको अपने से काउंटर करके हील कर पाए। कई इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कई वायरस इन्फेक्शंस भी होते हैं, ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप टाइम के साथ कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जैसे कोरोना में भी, जहाँ या तो इन्फेक्शन बहुत सीवियर अंदर चला गया, बहुत ज़्यादा फेफड़ों के हिस्सों में फैल गया या पेशेंट की इम्यूनिटी कम थी, बीमारी से लड़ने की ताकत कम थी, तो वो उस इन्फेक्शन को ठीक से टाइम से निकाल नहीं पाया। इन इन स्थिति में अगर फेफड़े के ज़्यादातर हिस्से खराब हो जाते हैं, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के फिर बहुत कम हिस्से बचते हैं और तब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। अगर कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में ये इम्प्रूव नहीं हुआ, तब आगे जाके इम्प्रूवमेंट के चांसेस धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। हालाँकि हमने इम्प्रूवमेंट आगे 2 महीने, 3 महीने तक भी देखे हैं। धीरे-धीरे जो शुरू का इन्फेक्शन कभी-कभी बहुत सीरियस भी होता है, जिसे हम जैसे सीटी स्कोर कहते थे, 25 में से 23/25, 24/25 कहते थे हम लोग। अगर उसके हिसाब से देखें, कई सीरियस इन्फेक्शंस भी आगे धीरे-धीरे ठीक हुए हैं। कुछ ऐसे माइनर केसेस में स्मॉल प्रोपोर्शन में ये हो सकता है कि फेफड़े ज़्यादा डैमेज हो गए, वो इम्प्रूव नहीं हुए, तो फेफड़ों के उन हिस्सों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वहाँ पे भी देखिए 1 साल से ज़्यादा तक का हमारे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी एक्सपीरियंस हमारा इस तरह की सिचुएशन का 8-9 महीने या साल भर का ही है। आगे क्या होगा लॉन्ग टर्म पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें आगे अगर ठीक ना हुए तो ऑक्सीजन तक उनको ज़रूरत पड़ती है, घर में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी पड़ती है या कम से कम ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी वो लेकिन थोड़े मुश्किल से अपने काम कर पाते हैं। तेज़ी से चल नहीं पाते, भाग नहीं पाते, नॉर्मल एक्टिविटी जो पहले करते थे, हेवी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं उनके उनके लाइफ़ के एक्टिविटीज़ में कमी आ जाती है। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना से ठीक होने के बाद क्या लोगों को जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए? या फिर जैसे पहले होने से पहले जिस तरह की लाइफ़स्टाइल थी, वो जारी रख सकते हैं? मतलब कई लोग देखते हैं कि ठीक होने के बाद फिर से जैसे एक्सरसाइज़ वगैरह या जिम वगैरह शुरू कर देते हैं। तो क्या कुछ हम लोगों को बदलाव करना चाहिए कोरोना से ठीक होने के बाद? देखिए, बदलाव वही है, एक तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ तो जाना ही चाहिए, लेकिन अगर जो पहले से ही गुड हैबिट्स हैं, जैसे आप कह रहे हो एडिक्वेट एक्सरसाइज़, एडिक्वेट फिज़िकल एक्टिविटी जो लोग पहले से ही करते थे, कोरोना होने के बाद एक बार वो जब ठीक हो जाएँ, तब वापस उन सब एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। हालाँकि बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से जाएँ, स्लोली जाएँ, धीरे-धीरे जाएँ, ओवर एक्सर्शन ना करें, ओवर एंथुसियास्टिक ना बनें कि एकदम से शुरू हो गए जिम्नेज़ियम में जाके फुल फ्लेजेड अपना जैसे पहले करते थे। हर चीज़ शायद पॉसिबल और मुमकिन होगी, लेकिन धीरे-धीरे होगी। अगर ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से या एक चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से बात करें, जो कि आपको इस बारे में बताएँ
आजकल ऐसे लोग हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको ग्रेडेड एक्सरसाइज बताते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं बहुत अच्छे से कि आप किस लेवल पे कितना एक्सरसाइज कितनी देर के लिए करो, कौन-सा मत करो, कौन-सा करो, फिर धीरे-धीरे कैसे उसको बढ़ाएँ। इस लेवल के अगर हम करेंगे तो इस तरह की एक्टिविटी वापस कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है, वॉकिंग करना जो लोग करते हैं, चाहे कुछ भी और जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर चीज़ के लिए धीरे-धीरे वो अपना वापस लेवल पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको मेडिकली चेक करके देख लिया गया हो कि इससे उनको आगे किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। तो कुछ लोगों को जल्दी ये सब काम कर सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ लोग जो बहुत सीरियस हो गए शायद वो ऐसा ना कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें मेडिकली पहले देखी जानी चाहिए और मेडिकल सुपरविज़न में ही ये सारी चीज़ें करें। बाकी अपना न्यूट्रिशन, अपनी हेल्दी हैबिट्स, अपना काम, वो सब अपना नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब ठंड का सीज़न शुरू होने वाला है और आम तौर पर सीज़न में हम देखते हैं कि दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता है, स्मॉग भी इसकी वजह से होता है और ख़ासकर जिनको साँस की बीमारी होती है, उनकी दिक्कतें ऐसे मौसम में बढ़ जाती है। अब ऐसे में वो लोग जो कोरोना की व जिनको हो चुका है और फेफड़ों की उनको दिक्कत इसकी वजह से हुई है, ऐसे लोगों को इस टाइम पे क्या कुछ दिक्कतें और आ सकती हैं या उनको कुछ ऐसे टाइम पे सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, सावधानी तो बिल्कुल बरतनी चाहिए और ये बात सच है कि अभी मौसम ऐसा आ रहा है अक्टूबर के बाद 4-5 महीने जब काफ़ी स्मॉग हो जाता है। ठंड की वजह से ही होता है, ठंड से कोरोना होता है कि नहीं ये अभी श्योर नहीं है, शुरू में ऐसा लोग सोचते थे, बट इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं है क्लियर कट। बट हाँ, पॉल्यूशन की वजह से जिनको ऑलरेडी पहले से बीमारी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं कि उनको और भी प्रॉब्लम्स होने की चांसेस हैं और ये तो हम हर साल देखते ही हैं कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है, हमारे ओपीडी में, इमरजेंसी में जो लोग अच्छे खासे थे, वो भी हेल्दी लोग भी प्रॉब्लम लेके आते हैं। सर्दी, ज़ुकाम, निमोनियाज़ लेके आते हैं, ब्रोंकाइटिस लेके आते हैं। जिनको पहले से ही फेफड़े की बीमारी है, जो कंट्रोल थी, उनका कंट्रोल सडनली खराब हो जाता है, उनको दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, कभी उनको इन्फेक्शन या जो भी है एडमिट होना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिनको कोरोना हुआ उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क इसीलिए मास्क अच्छा है इस टाइम पे, जो पॉल्यूशन से भी बचाएगा, कोरोना से भी बचाएगा, तो दोनों चीज़ों का इन अ वे डबल फ़ायदा ये कर सकता है कम से कम इस टाइम पे। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी और कोरोना जिनको हुआ, ख़ासकर जिनको सीवियर कोरोना हुआ, उनको स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना होगा, या तो वो इंडोर्स ज़्यादा रहें या मास्क पहन के रहें या जो नॉर्मल प्रोटेक्शन हमेशा करते थे, उसको करके देखें। जी, पर साहब अगर फेफड़े कमज़ोर हैं और इस सीज़न में बाहर निकलते हैं पॉल्यूशन में या स्मॉग में, तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, अगर पहले से आपके लंग्स हेल्दी हैं, तभी भी पॉल्यूशन में निकलने से आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एकदम से छींकें आना, नाक बहना शुरू हो जाना, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या अंदर साँस में सीटी ऐसा बजना जिसे व्हीज़िंग कहते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, छींकें आ सकती हैं। ये तो नॉर्मल आदमी में भी हो सकता है। जिनमें पहले से ही कोई लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, उनमें वही बीमारी के लक्षण और बढ़ जाएँगे। साँस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, व्हीज़िंग, सीटी ऐसी आवाज़ें शुरू हो जाएँगी, है ना? इस तरह की खाँसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है निमोनिया के चांसेस बढ़ जाएँ, तो उनका कंट्रोल एकदम से खराब हो जाता है। उस टाइम पे उनको या तो अपनी दवाई बढ़ानी पड़ती है या शायद उनको डॉक्टर के पास भागना पड़े कि वो उस हिसाब से कुछ अरेंज करके उनको दे, दवाइयों को चेंज करे या दवाइयों को बढ़ाए। जी, डॉक्टर साहब, इस वक़्त जो स्थिति है कोरोना की, क्या उसको देखते हुए ऐसी कोई संभावना लगती है कि थर्ड लेयर आएगी या फिर कोई और आगे लेयर अब आ सकती है या फिर ऐसा लग रहा है कि यही जो सिचुएशन है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा इसमें? देखिए, अभी 100% ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी भी जैसे मैंने बोला कि कोरोना के केसेस खत्म तो नहीं हुए हैं, कम ज़रूर हुए हैं, बट याद रखिए कि 7-8 महीने पहले दिसंबर, पिछले साल दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में भी ऐसे ही हुआ था, इम्प्रूवमेंट हुआ था, केसेस कम हो गए थे, 3-4 महीने हम लोग नॉर्मल की तरफ जाने ही लग रहे थे, तब एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से डेल्टा वेरिएंट आया और अप्रैल, मई में जो हालत हुई आपको सबको पता है। अभी भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने लगभग 3-4 महीने ठीक निकले हैं। केसेस कम हुए हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि उस टाइम वैक्सीनेशन नहीं था, इस टाइम वैक्सीनेशन हो रहा है। ये एक ज़रूर एक फ़ायदा होगा, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड वेव नहीं होगी। ये ज़रूर कह सकते हैं कि चांसेस कम होते जा रहे हैं,
जैसे जैसे हमारे वैक्सीनेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जा रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, इसके चांसेस कम हो। बट वो तभी मुमकिन है जब हम लोग एज अ फुल नेशन, एज अ फुल पॉपुलेशन, हम लोग अभी कुछ महीने और थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। चाहे वो गैदरिंग्स हो, चाहे भीड़ भाड़ हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे और कोई सोशल इवेंट्स हो, भीड़ भाड़ में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें, और मास्क पहन के रखें, और वैक्सीनेशन करें। ये 3-4 अगर हम चीज़ें 3-4 महीने और कर लेंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद स्पेशली अर्ली नेक्स्ट ईयर से आई थिंक हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे इस बात को लेके। जी, डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि पहले से ही अगर हम तैयार रहें किसी भी खतरे के लिए तो वो खतरा जो है उतना मुश्किल नहीं लगता। क्या हम लोग अपने फेफड़ों की अगर बात करें, क्या हम लोग पहले से ही इसको इनको और मजबूत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं? कुछ ऐसा अगर आप टिप्स दे सके लोगों को जिससे वो अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकें। देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में तो मेनली यही है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो अंदर जाए। ये सारा कुछ प्रॉब्लम होता है जब हमारे सांस के साथ ऐसी चीज़ें जाती हैं जो अंदर डैमेज करती हैं। कॉमन चीज़ें तो वही होती हैं, एनवायरमेंटल, स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये इस टाइम पे दो सबसे बड़े और सबसे खतरनाक चीज़ें हैं जिससे हमारा लंग डैमेज हो सकता है, एक नॉर्मल आदमी का भी। और याद रखिए कि ये बच्चों में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो बच्चों में लंग ग्रोथ खराब होगी, उनका आगे जाके उनको बीमारियाँ शुरू हो जाएँगी, जो स्टैमिना है वो उनका कम हो जाएगा, भागने-दौड़ने का, बीमारी होने का चांसेस बढ़ेगा। तो द बेस्ट तो यही है, अपने एनवायरनमेंट को हम सबसे पहले क्लीन करें। उसके ऊपर मुझे लगता है इस टाइम पे हमें वॉर फुटिंग पे काम करना होगा। कोरोना अब डाउन हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन पॉल्यूशन की जो लड़ाई 4-5 साल पहले शुरू हुई थी, उसको वॉर फुटिंग पे करें। एनवायरनमेंट साफ रहेगा, तो लंग्स भी साफ रहेंगे। अगर एनवायरनमेंट खराब है, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके लंग्स साफ नहीं रह सकते, क्योंकि आपको साँस तो उसी एनवायरनमेंट से लेना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई ऐसा नशा ना करें, सिगरेट वगैरह को बिल्कुल इन्हेल ना करें, ऐसी कोई भी चीज़, प्लस एनवायरनमेंट को साफ रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो तो जनरल बातें हैं, अपनी इम्यूनिटी अच्छा करें, अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ थोड़ा-सा अपने आप को एक्सरसाइज़ इसलिए करें कि स्टैमिना बना रहे, आपके लंग्स जो हैं, लंग्स और उनके लंग्स के चारों तरफ की जो मांसपेशी है, जो मसल्स हैं, वो एक्टिव रहें। तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करें, थोड़ा बहुत वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलर बनाए रखें, ताकि आपके मसल्स भी काम करते रहें। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी धन्यवाद। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।